द ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। शेयर बाजार, भारत के शेयर बाजार तो बहुत कुछ शांत हैं और चूंकि बढ़ भी गए हैं। अब जो परिणाम आए हैं इस क्वार्टर के, वो परिणाम करीब करीब सब आ चुके हैं। 99% से भी ज़्यादा परिणाम आ चुके हैं। कभी इक्का दुक्का कोई बाकी होगा वो आ जाएगा। उन परिणामों की पूरे सेक्टर वाइज बाजार के जो मुनशी हैं, जो बाजार के अंदर जो कैलकुलेटिव लोग हैं, वो पूरे सेक्टर के सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि मैंने एक ऐप चालू किया है। वो ऐप एजुकेशन ऐप है, शेयर का प्योरली एजुकेशन ऐप है। और उस ऐप का नाम है इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। क्या नाम? इन्वेस्टमेंट गुरुकुल। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप में शेयर के एजुकेशन, सेवरल इंडिविजुअल शेयर्स के सेक्टर्स के एग्जांपल्स दिए गए हैं। उससे अगर आप सीखना चाहें, समझना चाहें तो आप उसकी मेंबरशिप ले लीजिए। दैट्स ऑल। और मैं उसमें लगातार लेक्चर देता रहूंगा अभी जब तक वो सब्जेक्ट पूरा नहीं हो गया। तो दैट आई एम राइटिंग ए बुक ऑन शेयर मार्केट इन ए वेरी सिंपल एंड सोबर लैंग्वेज with a quoting specific examples. My object is not to earn money, but my object is to give a share education. मैंने यहाँ भी यही काम किया, एजुकेशन की है। ये भी चालू रहेगा, वो भी चालू रहेगा। आप निश्चिंत रहें, ये इसके प्रति भी ये भी चालू रहेगा। इससे मैं वंचित नहीं करूंगा आप लोगों को। तो सवाल ये उठता है, अब आगे चलते हैं। ये तो ये बात रही, आगे चलते हैं। और इसका जो लिंक है ना, आपको डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं। आप जो लिंक है ना इसका, वो लिंक इस मेरे जो रेगुलर वीडियोस हैं ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल के, इनके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। उससे आप खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अब चलते हैं आगे। पूरी दुनिया में ट्रम्प साहब ने गदर मचा रखा है और वो एक मनोरंजन का विषय बन चुका है। द pupils, the super intellectual pupil, the executives, the educationists, economists are laughing on the decision being taken by Mr. Trump. तो ये सब बात, अब वो कभी यूरोप पे कहते हैं मैं 50% ड्यूटी नहीं लगाऊंगा, कभी फिर कहते हैं यूरोपियन यूनियन पे 50% ड्यूटी लगाने जा रहा हूँ। दूसरी बात है कि उन्होंने ये ठाना है भी कि मैं अमेरिका के जो हाई ग्रेड, बहुत ही सुपर क्वालिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, उनमें दुनिया के और किसी देश के छात्रों को एडमिशन नहीं लेने दूंगा। मैं उनमें पढ़ने नहीं दूंगा ताकि वो एम्प्लॉय नहीं हो पाए। खाली अमेरिकन छात्र ही एम्प्लॉय हो पाए। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अमेरिकन छात्र जो कैपेबल छात्र थे, उनका तो एडमिशन अभी भी हो रहा था। वो ये कह देते हैं कि भाई 5%, 2% नंबरों की प्रायोरिटी दी जाएगी एंट्रेंस टेस्ट में, या किसी माने में थोड़ी प्रायोरिटी दी जाएगी, वो टोटली बैन कर रहे हैं, वीजा कैंसिल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें एक अमेरिका जैसा देश, जो कि पूरे विश्व का एक गार्जियन है महाशक्ति होने के कारण, ये ट्रम्प साहब को शोभा नहीं देते। इतिहास के पन्ने इस प्रकार के निर्णय लेने वालों को क्षमा नहीं करते हैं। डिक्टेटरशिप इज नेवर ए गुड थिंग। जिसने भी अच्छा किया, भारत ने अच्छा किया, भारत के परिणाम सामने हैं। भारत ने IITs बनाए, IIMs बनाए, स्पेस रिसर्च बनाया, और पता नहीं क्या क्या तैयारी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया भर को, पूरी दुनिया को सेवा प्रदान करता है। पूरी दुनिया, विश्व भारत की ओर देख रहा है। PLI स्कीम लागू की, कैपिटल सब्सिडी स्कीम लागू की, हाईवेज बनाए, रेलवेज बनाए, एयरपोर्ट बना रहे हैं। एजुकेशन हब है, मेडिकल हब बनता जा रहा है देश। पाकिस्तान ने क्या किया, उसका परिणाम क्या है? आटा नहीं हुआ खाने को, आटा नहीं बचा है। सच्चाई ये है। और उधर से अफगानिस्तान टूट रहा है, उधर से ईरान टूट रही है, चाइना पाकिस्तान पर कब्जा करने की प्लानिंग बना रहा है, कई तरह का प्रलोभन देके, लालच में फंसा के, कर्जे में लाद करके पाकिस्तान को
और चारों मेर मारा काट मची हुई है अंदर। कौन किसको मार डाले, कौन किसी को गोली मार दे, कोई पता ही नहीं है। इसी काम में लगे हुए हैं। आतंकवादियों की अर्थों को देश, उस देश के सैनिक, बड़े बड़े मिलिट्री अफसर कंधा दे रहे हैं। ये सब क्या है? मतलब देश के राष्ट्र ध्वज में लपेटा जा रहा है उनको, पाकिस्तान के धर्म राष्ट्र ध्वज में, आतंकवादियों के शवों को। ये सब पूरा विश्व देखता है, बोलता चाहे कोई नहीं। क्या परिणाम होंगे, क्या वैल्यू बनेगी? ठीक है कि ट्रम्प साहब ने उस पर मेहरबानी करके उसको लोन दिलवा दिए हैं IMF से। कितने लोन कब तक देंगे? वो कहते हैं ना, कमाई तो खुद के ही पार पड़ेगी, खुद के कमा के खाने से पार पड़ेगी। कब तक चलेगा वो देश? उधर मतलब बलूचिस्तान का झगड़ा पड़ रहा है, वो अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित करना चाह रहे हैं, कभी भी कर देंगे, है कि नहीं? तो सवाल ये है कि अच्छाई का परिणाम अच्छा आएगा। विनम्रता, महानता, उदारता, सेवा की भावना, इनके परिणाम ही अच्छे आए। खैर एनीवे, अब मैं आज आपको 2 कंपनियों का तुलनात्मक विवरण बताऊंगा कि लोग क्यों फिदा हो रहे हैं उन कंपनियों पर और उनके परिणाम क्या होंगे। आप देख लीजिए। ऐसे फिदा हो रहे हैं, बच्चा बच्चा कुर्बान है उन पर। हालांकि मैं ये नहीं कहता वो नहीं बढ़ सकते हैं शेयर बाजार, इसमें कुछ भी हो सकता है। किसी भी प्रकार की ऊंचाई को छूने से कोई भी शेयर वंचित नहीं रह सकता, बशर्ते ऑपरेटर ठान ले। लेकिन अगर कंपनी में दम नहीं है, कंसिस्टेंसी, ग्रोथ बनी रहने की संभावनाएं नहीं है और कंपनी नेगेटिव ग्रोथ में वापस आने की संभावनाएं, तो वो शेयर टूट के रहेगा। रेल विकास निगम का शेयर 660 पे कितना टिक पाया, इरेडा कितना टिक पाया? इरेडा में तो ग्रोथ भी है, जब भी नहीं टिक पाया क्योंकि उसकी अपनी दूसरी डिमेरिट्स हैं। रेल विकास निगम, रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इरेडा, इरेका, इरकॉन, ये जो शेयर चढ़े थे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स है, कहाँ टिक पाए? नहीं टिक पाए। REC, PFC, पब्लिक सेक्टर बैंक्स कहाँ टिक पाए? नहीं टिक पाए। खाली कोई ऑपरेटर सस्ती रेटों पे खरीद ले और उसके गुणों को गिना करके, पब्लिसाइज करके उसको बेच जाए। लोग तो भोले होते हैं, आम इन्वेस्टर बहुत भोला है, लालची भी है, भोला भी है, फंस जाता है, फिर सेकता रहता है बरसों तक उसको, और वो पूंजी फंस जाती है। उस पूंजी से कहीं दूसरी अच्छी जगह लगाता। अगर वो 12% का CAGR भी कमाता तो भाई 6-7 साल में तो पैसा डबल हो जाता कम से कम। 13.86% की CAGR से पैसा 5 साल में डबल हो जाता है। और जिसने शेयर बाजार में CAGR और कंपाउंडिंग साइंस को नहीं समझा, वो कभी पैसा कमा ही नहीं सकता है। खाली सट्टेबाजी से पैसे नहीं कमाएगा। तो आज में 2 कंपनी है, सुजलॉन है एक तो, और एक है रिलायंस पावर। ये दोनों उफान खा रही हैं और दोनों के अंदर मीडिया 5-7 बार तो नाम ले ही देता है। सुजलॉन का तो नाम लेता है। और अब इस वक्त मैं जिससे भी बात करता हूँ वो कहता है सुजलॉन है, मैंने सुजलॉन खरीद लिया था। लेकिन उस सुजलॉन में कितनी दम है, क्या है, ये अभी आपको बताएं। तो सबसे पहले तो रिलायंस पावर की बात करते हैं। रिलायंस पावर के परिणामों को, जो क्वार्टरली परिणाम आए हैं, उनकी तुलना करते हैं। जून 2024 से प्रत्येक क्वार्टर, जो अब तक के क्वार्टर्स हैं, मार्च 25 तक के, उनकी 4 क्वार्टर्स की तुलना करेंगे, अवलोकन करते हैं उनका। पहलू, सेल्स कितनी रही? 1992 करोड़ थी जून 24 की। सितंबर 24 में 1760 करोड़ की सेल आई। दिसंबर 24 में 1853 करोड़ की सेल आई और मार्च 25 में 1978 करोड़ की सेल आई। इन चारों फिगर्स को, डाटा को देखने से मालूम देता है कि देयर इज नो कंसिस्टेंसी इन ग्रोथ इन द सेल ऑफ द कंपनी। और ये एक सर्टेन रेंज में ये सेल चलती रही 4 क्वार्टर। तो सेल में ग्रोथ कुछ भी नहीं, मानिए आप। जून 24 में 1992 थी, इसमें 1978 कुछ कमी हुई है, मतलब बढ़ी नहीं है, 1 साल बाद भी। नेट प्रॉफिट, जून में 98 करोड़ रुपए का लॉस था कंपनी को,
सितंबर 24 में 2878 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब वो प्रॉफिट कौन सा है मैं आपसे बताता हूँ। प्रॉफिट बिजनेस प्रॉफिट नहीं है, वो प्रॉफिट इसका है कि इनका एक प्लांट था, पावर प्लांट था महाराष्ट्र में, रिलायंस पावर का, जिसको इन्होंने अडानी को बेचा था। उसमें बुक वैल्यू के आधार पर ये प्रॉफिट हुआ था। इट्स नॉट ए बिजनेस प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट है। और उसी के कारण इसकी ईपीएस वित्तीय वर्ष 24 में 7 रुपए 16 पैसे बताई गई। तो ये तो गलत है ना, एक्चुअली देयर वाज ए लॉस। अच्छा, अब ये प्रॉफिट की बात करें तो दिसंबर 24 में 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। दिसंबर 24 यानी इस क्वार्टर से पहले वाला क्वार्टर, मार्च क्वार्टर से पहले वाला क्वार्टर, मात्र 42 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस क्वार्टर में 126 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आया था। अच्छा, अब मैं आपसे बताता हूं कि अर्निंग पर शेयर जो थी 1992 में, नहीं ये जून 24 में मात्र 24 पैसे माइनस ईपीएस थी। लॉस था ना, इसलिए माइनस ईपीएस थी। सितंबर 24 में 7 रुपए 16 पैसे आई, वो मैंने बता दिया, वो अडानी को प्लांट बेचा, इस कारण से प्रॉफिट है, बिजनेस प्रॉफिट नहीं है बिल्कुल भी। दिसंबर 24 में मात्र 42 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और 10 नए पैसे की ईपीएस थी। और मार्च 25 में जो लेटेस्ट क्वार्टर के परिणाम आए उसमें 31 नए पैसे की ईपीएस। तो चलो इस 31 पैसे को ले लो, सेल तो बढ़ नहीं रही, क्योंकि कैपेसिटी, प्लांट की कैपेसिटी बढ़े, कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़े तो सेल बढ़ेगा। तब अदरवाइज प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा ये बताओ भाई। वो जो मेगा यूएमपीपी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है इनका, जो 4000 मेगावाट का है, सबसे बड़ा वो है, वो अटल जी के टाइम ऑक्शन में लिया था। 2 रुपए 29 पैसे पर यूनिट में बिजली बेचने का एग्रीमेंट। अब ये मुझे नहीं पता कि उसमें एस्केलेशन क्लॉज है या नहीं है, और कितना परसेंट बढ़त का प्रावधान है ये पता नहीं। अगर है तो भी कितना परसेंट बढ़त का प्रावधान है, आई डोंट नो दिस। लेकिन आप मान लीजिए अगर 2-3 पैसे, 5 नए पैसे यूनिट या का भी बढ़त था, तो आज 10-15 साल हो चुके हैं उसको, प्लांट प्रोडक्शन में आए 15 साल हो चुके हैं, तो भी कितना सा है, 50 पैसे बढ़ गई, 2 रुपए 80 पैसे में। थर्मल की जो पावर है, थर्मल प्लांट की पावर, अगर 2 रुपए 80 पैसे में कंपनी बेचेगी, प्रॉफिट बढ़ नहीं सकता जब तक कि दूसरे नए प्लांट कंपनी की नहीं लगाती हायर प्राइस पे बेचने के लिए। और हायर प्राइस पे बिक ही नहीं सकते, बिकॉज सोलर पावर एंड विंड पावर है कम इनटू फोर्स। तो ऐसी सूरत में अब आपको 1 रुपए की ईपीएस ज्यादा रिलायंस पावर की आ सकती है। और ये जो कहा जा रहा है कि कर्ज मुक्त हो गई है, ये बात गलत है, क्योंकि कंपनी की जो लेटेस्ट बैलेंस शीट आई है उसमें मैं आपसे बता रहा हूं, ये है बोरोविंग जो है, कर्ज मुक्त की बात बताता हूं, 21,236 करोड़ रुपए की बोरोविंग थी, आज भी है 23-24, हाँ 23 नहीं 21,236 करोड़ रुपए की बोरोविंग थी सन 2024 में। आज कितनी बोरोविंग है? 15,153 करोड़ रुपए की बोरोविंग। तो 6,000 करोड़ रुपए की बोरोविंग तो घटाई है, लेकिन ये कर्ज मुक्त होने की बात बिल्कुल गलत है। आज भी 400 करोड़ रुपए का, 399 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कंपनी ने लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है। तो बट नेचुरली 1600 करोड़ रुपए एनुअल हो गए। 1600 करोड़ का मतलब 16,000 करोड़ का कर्जा आज भी कंपनी पर मौजूद है। ये हुआ, मैं समझता हूं असली बात नहीं बताई गई, कहीं डिस्क्लोज नहीं की, उसको छुपा दी गई है। और असली बात यह है कि कंपनी ने जो लैंडिंग बैंक थे, इनके क्रेडिटर्स थे, उनको उनके साथ रिस्ट्रक्चरिंग करके और लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करने का एग्रीमेंट किया, ताकि लोन धीरे धीरे खत्म हो जाए और इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए। तो इक्विटी बढ़ेगी, बात एक ही है। और चूंकि सस्ती रेट पे कन्वर्ट होगा, इसलिए वो इक्विटी भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ईपीएस कम होगी, बात एक ही है। तो किसी भी तरह से आज ये शेयर 58 रुपए और 1 रुपए की ईपीएस, तो 58 का पी रेशियो होगा। थर्मल पावर के प्लांट का 58 का पी रेशियो कहाँ जस्टिफाइड है? अडानी पावर जो थर्मल पावर कंपनी है, आज सबसे मोस्ट एफिशिएंट कंपनी इस देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में,
सरकारी हो प्राइवेट, तो मोस्ट एफिशिएंट कंपनी इज अडानी पावर। उसका 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 मालूम है क्या है उसका प्रॉफिट? उसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 17,000 मेगावाट। उसके बावजूद भी वो कंपनी, उसका पी रेशियो बता रहा हूं, उसका पी रेशियो कितना है? 18 का पी रेशियो है उसका। ये 60 का पी रेशियो क्यों? जो कंपनी प्रॉफिट ही नहीं कमा रही, मामूली सा प्रॉफिट कमा रही है और कर्जे से लदी पड़ी है। तो फुल अडानी का मैनेजमेंट है, सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, कोई कंपनी डेफिशिएंट नहीं है, कोई डिफॉल्ट नहीं है, कुछ नहीं। उसके उपरांत भी उस कंपनी का पी रेशियो 18 है। उनके बड़े जबरदस्त एक्सपेंशन प्लान है, 25,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान और है उनके भी। तो ऐसी सूरत में क्या ये कंपनी वाइबल है? इज इट जस्टिफाइड कंपनी? नहीं। तो दोस्तों ऐसी सूरत में इस पर आप विचार करें, और मेरे ख्याल से तो मैं ये नहीं कहता कि आप इसको बेच दें, लेकिन अलर्ट रहें, प्रॉफिट लें, बढ़ती हुई ट्रेंड का फायदा उठाओ। क्यों चुकते हो उससे? मौका क्यों चुकते हो? लेकिन ऐसा नहीं कि आप इन रेटों में खरीद करके फंस जाए। शेयर बहुत हैं बाजार में, अच्छे अच्छे शेयर हैं। अरे भाई 60 का शेयर अगर 80-90 भी हो गया, पहली बात तो एक जगह नहीं होगा 80-90 होना एक को। ये तो प्योरली एक तरह से मैं क्या कहूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इससे ज्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो फंस जाएंगे। ऊंची रेटों में ऑपरेटर फंसा जाता है लोग। पहले भी 53 हुआ था, आज के 8-10 महीने पहले, 1 साल पहले फंसा गए, फिर 32-33 आ गया। अभी भी 80 रुपए 70 रुपए ले जाके 60 रुपए ले जाके जो भी है ये, अब इरादा उसका क्या है मुझे नहीं पता, लोगों को मार जाएगा, फंसा जाएगा। तो इस तरह के शेयरों से दूर रहना चाहिए। मेरी जो अनुभव और शिक्षा जो है, एजुकेशन है, थ्योरी जो स्टडीज है, वो ये है। तो थैंक यू, इतना रहने देते हैं आज। थैंक यू।